एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 70 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेक्शन 70A से देखने वाले हैं। तो सेक्शन 70A हमें क्या बता रहा है? इट्स टॉकिंग अबाउट नेशनल नोडल एजेंसी। तो चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन दे के ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश कर सकता है और डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। उसको क्या डेजिग्नेट कर देगा कि ये अब से एक नेशनल नोडल एजेंसी है। किसके रिस्पेक्ट में? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के पर्पस से। तो जो है नेशनल नोडल एजेंसी जो है, सबसे पहली चीज़ इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गैजेट में। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिक्लेयर कर सकती है, डिजिग्नेट कर सकती है कि वो नेशनल नोडल एजेंसी है। और किस रिस्पेक्ट में? कि वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, तो फिर इसका क्लॉज 2 हमें बता रहा है कि नेशनल नोडल एजेंसी जो भी डेजिग्नेटेड किया जाएगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, सबसेक्शन 1 में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा वो सारे मेजर्स लेने के लिए, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करता है? जिसमें इंक्लूड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किससे रिलेटेड? प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बनाया ही इसलिए जा रहा है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका प्रोटेक्शन किया जा सके। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही होगी कि इसके प्रोटेक्शन करे और उसके रिगार्डिंग रिसर्च और डेवलपमेंट करे। क्लॉज 3 हमें ये बता रहा है कि मैनर जो है फंक्शन परफॉर्म करने का और ड्यूटी परफॉर्म करने का इस एजेंसी का, जो सबसेक्शन 1 में डेजिग्नेट किया जाता है, वो वही होगा जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और प्रिस्क्राइब कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डेजिग्नेट करे किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसको नेशनल नोडल एजेंसी। तो वही बताएगी, प्रिस्क्राइब करेगी कि इसकी फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होगी। अब 70B में हमें बताया जा रहा है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम टू सर्व एज नेशनल एजेंसी फॉर एक्सीडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है एक, वो सर्व करेगी नेशनल एजेंसी को। किस लिए? इंसिडेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी और अपॉइंट करेगी किसी एजेंसी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, और उसको ही बोल दिया जाएगा कि ये है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो सेम एज नोडल एजेंसी। अब सेकेंड क्लॉज बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एजेंसी को, जो भी रेफर किया गया है 1 में, उसको डायरेक्टर जनरल का पोस्ट दिया जाएगा और अदर ऑफिसर का भी पोस्ट दिया जाएगा और एम्प्लॉय भी दिया जाएगा जो भी प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सब क्लॉज 3 बता रहा है इसके सैलरी, अलाउंसेस, टर्म्स, कंडीशन जो है डायरेक्टर जनरल के, अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉय जो भी अपॉइंट होंगे, तो इनकी क्या होगी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर जो है 4th क्लॉज बता रहा है ये जो टीम बनेगी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो सर्व करेगी नेशनल एजेंसी को और परफॉर्म करेगी नीचे दिए गए फंक्शन को। किस एरिया में? साइबर सिक्योरिटी के एरिया में। तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? ये कलेक्ट करेगी, एनालाइज करेगी और डिसेमिनेट करेगी इंफॉर्मेशन। कलेक्ट भी करेगी, एनालाइज भी करेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिसेमिनेट करेगी इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड? साइबर इंसिडेंट से रिलेटेड, जितने भी साइबर से रिलेटेड इंसिडेंट होंगे उससे। फिर वो क्या करेगा? फोरकास्ट करेगा और अलर्ट करेगा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में। फोरकास्ट करेगा, अनुमान लगाया जाएगा और अलर्ट भी किया जाएगा कि ये संभावना है कि ये ऐसी सिक्योरिटी इंसिडेंट हो सकती है, ये भी यही बताएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। याद रखिएगा 70B में बताया जा रहा है। फिर है इमरजेंसी मेजर भी लिया जाएगा, किस चीज़ के लिए? हैंडल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। ये भी यही करेगी, इमरजेंसी मेजर्स लेगी, कोऑर्डिनेट करेगी साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटी के साथ, कोऑर्डिनेशन करेगी। फिर इशू करेगी गाइडलाइन, एडवाइजरी, वल्नरेबिलिटी नोट्स। और जब पेपर जो है, वाइट पेपर जो भी रिलेटेड होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस से, प्रोसीजर से, प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स से, और रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट से। ठीक है, और इस लास्ट जो है कोई अदर फंक्शन जो कि रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी से, जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐप जो है वो सबसे वाइडेस्ट पार है, इसमें कुछ इंक्लूड भी किया जा सकता है। अब इसका जो 5th क्लॉज है हमें बता रहा है कि मैनर जो होगा ना परफॉर्म करने का फंक्शन या ड्यूटी एजेंसी का, जो
एजेंसी रेफ़र की गई है 1 में, जो कि है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो वो वही होगी मैनर, फंक्शन और ड्यूटी जो कि प्रिस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो है 6 क्लॉज में बता रहा है, जब हम फंक्शन कैरी आउट करेंगे, जो भी फंक्शन दी है A to F में क्लॉज नंबर 4 में, तो जो एजेंसी है ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन मंगा सकती है और डायरेक्शन दे सकती है किसको, सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरमीडियरीज को, डेटा सेंटर को, बॉडी कॉर्पोरेट को और किसी अदर पर्सन को। इन सब लोगों को ना वो इन्फॉर्मेशन मांग सकती है इन लोगों से और उसको डायरेक्शन दे सकती है किसको किसको, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरी, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन से। ठीक है, ये हो गया क्लॉज नंबर 6। अब क्लॉज नंबर 7 बता रहा है कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो गए, इंटरमीडियरी हो गए, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट और कोई पर्सन जो फेल हो जाता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो उससे मांगा गया है और वो डायरेक्शन फॉलो करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए जो उसको दिया गया है सबसेक्शन 6 में, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट कितनी है, 1 साल की सज़ा और फाइन 1 लाख रुपये। ठीक है, पनिशमेंट याद रखिएगा। अमाउंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो 1 ईयर एंड 1 लाख रुपीज़। 8 क्लॉज जो है वो बता रहा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय एन ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द एजेंसी। ठीक है, अब कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस पे जब तक कि कंप्लेंट जो है ना वो ऑथराइज ऑफिसर ने कंप्लेंट किया है। जब ऑथराइज ऑफिसर कंप्लेंट करेगी तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा इस ऑफेंस के लिए, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। अब 71 में हमें बता रहा है पेनल्टी क्या होगा मिस रिप्रेजेंटेशन का। तो कोई भी अगर पर्सन है जो मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मटेरियल फैक्ट जो है उसको छुपाता है, ठीक है, किससे, कंट्रोलर से या सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, किस चीज़ के लिए, लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि 2 साल तक के लिए हो सकता है और फाइन 1 लाख रुपए और बोथ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, आपने कोई मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया है, छुपाया है कंट्रोलर से या सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ताकि आपको लाइसेंस मिल सके या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल सके, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 2 साल तक के लिए या 1 लाख रुपए या दोनों भी मिल सकती है। अब 72 में हमें बताया जा रहा है कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अब क्या पेनल्टी होगी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करने से या प्राइवेसी ब्रीच करने से। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन जिसने इन परसुएंस ऑफ एनी ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशन मीन्स देयर अंडर हैज सिक्योर्ड एक्सेस of and to any electronic record, books, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned, discloses such record, book, register, correspondence, information, document or other material to any person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर उसने सिक्योर किया है एक्सेस किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, बुक का, रजिस्टर का, करस्पॉन्डेंस का, इंफॉर्मेशन का, डॉक्यूमेंट का, अदर मटेरियल का, बिना कंसेंट के उस पर्सन से, ठीक है, ऑब्टेन किया है और वो पर्सन जो है ना वो बिना कंसेंट से उस पर्सन के डिस्क्लोज कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑथराइज है, जो भी ओनर है उस सारे डॉक्यूमेंट का, उसके बिना परमिशन के, बिना कंसेंट से वो डिस्क्लोज कर रहा है, वैसे रिकॉर्ड, बुक, रजिस्टर, करस्पॉन्डेंस, इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल किसी भी पर्सन को, तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी 2 साल तक के लिए और उसके साथ फाइन भी हो सकता है कितना, 1 लाख रुपए तक, और आपको दोनों भी मिल सकता है। ठीक है, 2 साल, 1 लाख और बोथ। किस चीज़ के लिए, 72 के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आता है 72A जो कि पनिशमेंट किस चीज़ के लिए है, आपने डिस्क्लोज कर दिया कोई इन्फॉर्मेशन लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करके, ठीक है, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, आपको 3 साल तक के लिए सज़ा मिलेगी और
आपको फाइन मिलेगा 5 लाख रुपए तक और बोथ मिलेगा। इस केस में जो है 72A के केस में आपने लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है और इसमें जो है इंटरमीडियरी भी इंक्लूड है, वो भी वॉयलेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो सर्विस प्रोवाइड करते टाइम किसी लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने सिक्योर कर लिया एसेस किसी मटेरियल का, किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन का किसी अदर पर्सन के, और जानबूझ के उसको रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रहा है और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल गेन कर रहा है, उसको डिस्क्लोज करके वैसे इंफॉर्मेशन बिना उस पर्सन के कंसेंट से, ठीक है, और वो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करके और वो मटेरियल फैक्ट जो है डिस्क्लोज करा है, तो फिर पनिशमेंट आपको मिलेगी 3 साल तक, फाइन मिलेगा 5 साल और बोथ भी मिल सकता है। ये 72A था हमारा, जो कि 2008 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। अब हमारा है 73, जो कि बताता है किस चीज़ के लिए पेनल्टी मिल रही है। यहाँ पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट पब्लिश करने के लिए या तो कुछ उसके पर्टिकुलर्स गलत पब्लिश करने के लिए, तो कोई पर्सन जो पब्लिश कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, या तो पब्लिश ना करके उसको अदर पर्सन के लिए अवेलेबल कर रहा है, ठीक है, इस नॉलेज के साथ कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी लिस्टेड है इस सर्टिफिकेट में उसने उसको इशू ही नहीं किया है, वो गलत तरीके से उसको दिखा रहा है, उसने इशू नहीं किया फिर भी वो उसको दिखा रहा है कि इसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू किया है। फिर जो भी सब्सक्राइबर उसमें लिस्टेड है सर्टिफिकेट में उसने एक्सेप्ट नहीं किया है उसको। और तीसरा है जो सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक हो चुका है या सस्पेंड हो रहा है और फिर भी आप उसको शो कर रहे हो, तो अनलेस सच पब्लिकेशन इज फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्रिएटेड प्रायर टू सस्पेंशन और रिवोकेशन, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ जो है वो इसलिए की जा रही है कि उसको वेरीफाई किया जाए किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, जो कि सस्पेंशन या रिवोकेशन से पहले की गई हो, तो ये एक आपके लिए एक्सेप्शन है। इस जगह पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, इस जगह पे। और ये 3rd क्लॉज का एक्सेप्शन है जहाँ आपका जो है सस्पेंड या रिवोक हुआ है सर्टिफिकेट, लेकिन अगर जो है आप वो यूज़ कर रहे हो वेरीफाई करने के लिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कि सस्पेंशन या रिवोकेशन से पहले हुई हैं, तो फिर आप एग्जाम्प्ट हो जाओगे, अदरवाइज तब लाइबल नहीं होगे, लेकिन बाकी के फर्स्ट 3 केसेस में लाइबल हो जाओगे। फिर सबसेक्शन 2 में बताया जा रहा है कोई भी पर्सन अगर जिसने कॉन्ट्रावीन किया सबसेक्शन 1 का प्रोविज़न, उसको अब पनिशमेंट मिलेगी, उसको 2 साल तक के लिए पनिशमेंट मिलेगी और 1 लाख तक की फ़ाइन मिलेगी या दोनों भी मिल सकती है। ये हो गया हमारा गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट या उसके कुछ पर्टिकुलर्स गलत चिपकाने के लिए या शो करने के लिए पब्लिक को। अब जो है 74 हमें बता रहा है पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। अब हम पब्लिकेशन क्यों कर रहे हैं? फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए। तो कोई भी पर्सन नोइंगली क्रिएट करता है, पब्लिश करता है या अवेलेबल कराता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, इसलिए किसी फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? उसको 2 साल तक के लिए सज़ा और 1 लाख का फ़ाइन। इसमें क्या कराया जा रहा है 74 में? कोई नोइंगली क्रिएट कर रहा है या पब्लिश कर रहा है या अवेलेबल करा रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो कि फ्रॉडुलेंटली या अनलॉफुल पर्पस के लिए मेड किया गया है, तो फिर उसकी पनिशमेंट 2 साल और 1 लाख की फ़ाइन या दोनों भी हो सकता है। 75 हमें बता रहा है एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ये अब कोई एक्ट किया गया है और कोई कॉन्ट्रावेंशन किया गया है जो कि इंडिया के बाहर किया गया है, तो उस केस में क्या होगा? तो सबसेक्शन 2 में जो दिया गया है उसके सब्जेक्टेड है सबसेक्शन 1। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1? जो भी प्रोविज़न है इस एक्ट के वो अप्लाई हो जाएंगे उस ऑफेंस या कंट्रावेंशन से जो कि इंडिया के बाहर कमिट किया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, ठीक है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अदर कंट्री का नेशनल हो, इससे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
आप लाइबल हो जाओगे इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 75 के अंदर, अगर आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया या कंट्रावीन किया इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस को, तो यू विल बी लाइबल फॉर दैट। अब सब क्लॉज बी बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 के पर्पस से कोई भी एक्ट जो अप्लाई किया जाता है किसी ऑफेंस पे या कॉन्ट्रावेंशन पे जो इंडिया के बाहर हुआ है किसी भी पर्सन के द्वारा, अगर वो एक्ट या कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है कोई ऑफेंस या कॉन्ट्रावेंशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया। अब क्या बोला जा रहा है कि ठीक है, आप बाहर के पर्सन को भी लाइबल करा सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, लेकिन उसके लिए आप जब ऑफेंस कर रहे हो या कॉन्ट्रावीन कर रहे हो उस वक्त आपको वैसा कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करना है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ठीक है, तो ही आप लाइबल मेड किए जाओगे, अदरवाइज नहीं। अब ये है कॉन्फिस्केशन के बारे में जो कि सेक्शन 76 में दे रखा है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव और कोई अदर एक्सेसरीज से रिलेटेड जो भी होंगे और रिस्पेक्ट ऑफ कोई अदर प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, कोई दूसरे प्रोविज़न से के रिस्पेक्ट में भी कोई चीज़ होगी, ठीक है, तो जो कि कॉन्ट्रावीन कर रही है इस एक्ट के प्रोविज़न को, तो फिर वो लाइबल हो जाएगा कॉन्फिस्केशन के लिए, ठीक है, लाइबल हो जाएगा। उस चीज़ को आप कॉन्फिस्केट कर सकते हो, वैसे कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव और कोई अदर एसेसरी रिलेटेड, ठीक है, जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है तो उसको कॉन्फिस्केट कर लोगे, अपने कब्जे में ले लोगे। प्रोवाइजो इसमें बड़ा है जो कि बता रहा है कि वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट एडजुडिकेटिंग द कन्फिस्केशन दैट द पर्सन इन हुज पोजीशन पावर और कंट्रोल ऑफ सच कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव और अदर एक्सेसरी रिलेटेड thereto is found is not responsible for that contravention of the provision of this act, rules, order or regulation made therein, the court may, instead of making an order for confiscation of such computer system, floppies, computer disk, tape drive or any other accessory related thereto, make such other order authorized by this act against the person contravening the provision of this act, rules, order, regulation made thereunder as it may thinks fit, ठीक है। अब जिस पर्सन के पोजीशन में ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क, टेप ड्राइव और अदर एसेसरी कंप्यूटर सिस्टम, फ्लॉपीज़ हैं और वो पर्सन जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है वैसे कॉन्ट्रावेंशन के लिए इस एक्ट के प्रोविज़न के अंदर या रूल्स के अंदर या ऑर्डर या रेगुलेशंस के अंदर, तो कोर्ट जो है ना कन्फिस्केशन का ऑर्डर ना दे के वो ऐसे कोई ऑर्डर देगा जो इस एक्ट के अंदर दे रखी है, ठीक है। वो कंट्रावेंशन जो कर रहा है उसके लिए उसको कॉन्फिस्केशन की सज़ा ना दे के ऐसी सज़ा मिलेगी जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर या रूल्स के अंदर, ऑर्डर के अंदर या रेगुलेशन के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो जो भी उसको सही लगेगा वो दे देगा। अब जो है 77 बता रहा है कंपनसेशन, पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन नॉट टू इंटरफेयर विथ अदर पनिशमेंट। अब कोई भी कंपनसेशन अगर अवॉर्ड किया गया है, कोई पेनल्टी इम्पोज की गई है या कॉन्फिस्केशन किया गया है इस एक्ट के अंदर, वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा किसी अवॉर्ड, कंपनसेशन के अवॉर्ड को या किसी अदर पेनल्टी की इम्पोजिशन को या पनिशमेंट को जो इस अदर लॉ में दी रखी है फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो कोई भी कंपनसेशन या पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर इस एक्ट के अंदर कोई कंपनसेशन, पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन किया गया है तो जो है वो किसी अदर लॉ के कंपनसेशन, इम्पोजिशन या पनिशमेंट या पेनल्टी को अफेक्ट नहीं करेगी जो कि किसी अदर लॉ के अंदर दे रखी है जो कि इन फोर्स में है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव नेचर का कंपनसेशन नहीं है, वो दूसरे लॉ के अंदर जो आप कंपनसेशन, पेनल्टी या कन्फिस्केशन अगर है वहाँ पे दिया हुआ उसके प्रोविजंस के अंदर, तो उसके अंदर भी आप किया जाता है इन एडिशन टू दिस है, ठीक है।
ये एडिशनल कंपनसेशन मेड किया जा सकता है। अब 77A में हमें बताया जा रहा है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। अब इसमें बताया जा रहा है कि कोई कोर्ट है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का, ठीक है, वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस को, ठीक है, और किसी ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है ऑफेंस अदर देन ऑफेंस ऑफ विच पनिशमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 years, ठीक है। कंपाउंड तो कर सकता है, लेकिन वैसे एक्ट को कंपाउंड करेगा, वैसे ऑफेंसेस को कंपाउंड करेगा जिसकी पनिशमेंट जो है 3 साल से अधिक है और जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है, उसको कंपाउंड नहीं करेगा, बाकी को कंपाउंड कर सकता है। प्रोवाइजो इसका ये बता रहा है कि कोई कोर्ट जो है कंपाउंड नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कोर्ट जो है वो कंपाउंड नहीं करेगा ऐसे ऑफेंसेस को जहां अक्यूज जो है वो प्रीवियस कन्विक्शन के रीज़न से लाइबल होगा, या तो इन्हेंस पनिशमेंट के लिए या तो डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वहाँ पॉसिबल नहीं है जहाँ की वो प्रीवियस कन्विक्शन के लिए लाइबल है और वहाँ पे उसको इन्हेंस्ड पनिशमेंट मिल रही है और डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मिल रही है, ठीक है। फर्दर एक प्रोवाइजो इसमें ये बोल रहा है कि कोर्ट जो है ना कंपाउंड नहीं करेगा किसी ऑफेंस को जहाँ वैसा ऑफेंस जो है अफेक्ट कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, या कमिट कर रहा है कोई ऑफेंस जो कि चाइल्ड के अगेंस्ट है, जो 18 years के अंडर है, या तो किसी वुमेन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वैसे ऑफेंसेस भी आपको 3 एक्सेप्शन दे रखे हैं इसमें कि, और यहाँ पे 3 चीज़ों के अंदर अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो वो भी कंपाउंडेबल नहीं होगा। तो क्या क्या कंपाउंडेबल नहीं होगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री के अगेंस्ट ऑफेंस है, चिल्ड्रन बिलो 18 years ऑफ एज के अगेंस्ट है और वुमेन के अगेंस्ट है। इसमें देखिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हम कर सकते हैं इन जनरल केस अगर ऑफेंस जो है वो 3 साल से ज़्यादा का है पनिशमेंट उसके लिए, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर पनिशमेंट है तो फिर कंपाउंड नहीं करेंगे, और इन एनी अदर केस हम कंपाउंड कर सकते हैं। इसका 2 प्रोवाइजो है। फर्स्ट प्रोवाइजो में बोल रहा है अगर आप प्रीवियस कन्विक्शन आपकी हुई है, ठीक है, तो आपको एनहेंस पनिशमेंट मिल जाएगी या डिफरेंट पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। फिर सेकेंड प्रोवाइजो जो है वो क्या बता रहा है, इसमें 3 और एक्सेप्शन है जो कि बता रहा है कि अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। दूसरा, आपने किसी चाइल्ड के अगेंस्ट किया है ऑफेंस जो कि 18 years से कम की है, 18 years से कम की चाइल्ड की एज है। और तीसरी, आपने वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया है। तो इन तीनों केसेस में जो है आपकी, इन 4 केस में इनफैक्ट आपकी जो ऑफेंस है वो कंपाउंड नहीं हो सकती है। और एक और केस भी मैं यहाँ लिख ही दूँ कि अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है देन ऑल्सो आपका कंपाउंड नहीं हो सकता है। तो इन 5 कंडीशन को छोड़ के कहीं पे भी कंपाउंड हो सकता है ऑफेंसेस, ठीक है। फिर सेकेंड क्लॉज इसका बोल रहा है जो पर्सन अक्यूज है किसी ऑफेंस का इस एक्ट के अंदर, वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन कंपाउंडिंग करने के लिए कोर्ट में, ठीक है, उस कोर्ट में जहां ऑफेंस की ट्रायल जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। और जो प्रोविज़न है 265B 265C CRPC का वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी पर्सन जो अक्यूज़ है वो एप्लीकेशन मेड करेगा कंपाउंडिंग के लिए उस कोर्ट में जहाँ पे ट्रायल पेंडिंग है, और 265B और 265C की CRPC की प्रोविज़न इस पर अप्लाई हो जाएगी। ये हमारा हो गया 77A के बारे में। अब हम आते हैं 77B जो हमारा बता रहा है ऑफेंसेस विथ 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू बी बेलेबल। इसमें क्या बोल रहा है, कुछ भी चीज़ जो CRPC में दी रखी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी ऑफेंस अगर पनिशेबल है 3 साल से या उससे ज़्यादा के लिए वो कॉग्निजेबल होगा, और ऑफेंस जो है पनिशेबल है
3 साल तक इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो वो बेलेबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो सीआरपीसी में कुछ भी दे रखा हो यहाँ पे इसीलिए दे रखा है कि अगर सीआरपीसी में कुछ और भी दिया रखा हो तो भी हम इसको प्रिवेल करेंगे, इसलिए इसमें बताया गया है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीआरपीसी, क्योंकि यहाँ 3 इयर्स की जो है ना लिमिट फिक्स कर दी है बोथ केसेस के लिए। बोथ किस चीज़ के लिए? बोथ कॉग्निजेबल के लिए, कॉग्निजेबल और दूसरा बेलेबल, इन दोनों केसेस के लिए जो है ना आपको लिमिट 3 साल के लिए लिमिट कर दी है। राइटिंग इग्नोर करिएगा, जैसे कि मैं आपको सब सेक्शन में बताती हूँ, हर एक सेक्शन में बताती हूँ। तो फिर आते हैं हमारे आज के लास्ट सेक्शन पे, जो कि बता रहा है हमारे पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। अब पावर बता रहा है ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसमें भी दे रखा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो पुलिस ऑफिसर जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एटलीस्ट उसकी रैंक इंस्पेक्टर की होनी चाहिए, तभी वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर मेड की गई है। तो अगर सीआरपीसी में कोई और भी अथॉरिटी दे रखी हो सकता है वहाँ पे इंस्पेक्टर के बिलो के पोजीशन के लोग भी जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस एक्ट के लिए जो है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी रैंक इंस्पेक्टर तक होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो। तो ये हो गई पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट ऑफेंस के बारे में, जो कि 78 में दे रखा है। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 78 तक कंप्लीट कर लिया है। मैं ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम 2 सेशन में ये आईटी एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, ताकि हमें रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सके। अगर आपको कुछ समझ ना आए, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। सो आई एम ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।